असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। जनसभा में भारी भीड़ और लोगों के उत्साह को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें डिब्रूगढ़ आने का कई बार अवसर मिला है, लेकिन इस बार जो जोश और उत्साह देखने को मिला यह अभूतपूर्व है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह जन समर्थन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पहले से ही हैरान परेशान है और मतदान से ठीक पहले इस तरह की तस्वीर उसे और पस्त कर देगी। जनता का यह उत्साह एक मजबूत संदेश दे रहा है। असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने और देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने विकास, महिला सशक्तिकरण और किसानों के मुद्दे पर भी अपनी सरकार के कार्यों का बखान किया। हमारी सरकार ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन कांग्रेस पड़ोसी देश के सुर में सुर मिलाती रही। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम में नहीं करती है। असम के रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच बैसाखी विवाद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। गठबंधन राजनीति, नेतृत्व और समन्वय पर दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया कोरोना महामारी के जैसे ही है। सरकार सिर्फ केवल बड़ी बड़ी घोषणा करती है। पश्चिम एशिया में तनाव चल रहे, अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस संकट से उसी तरह निपटा है जैसे उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटा था। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि यह नीति से रहित केवल बड़ी बड़ी घोषणाओं से भरा है, इसका पूरा बोझ गरीबों पर डाल दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता सवाल उठाया कि हर संकट में सबसे पहले गरीब ही क्यों मरते हैं। वही लोगों से चुप न रहने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स के एक पोस्ट में कहा, मोदी जी ने कहा था कि हम एलपीजी गैस संकट को उसी तरह संभालेंगे जैसे हमने कोविड को संभाला था, और वास्तव में उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बिल्कुल कोविड की तरह नीति का अभाव बड़ी बड़ी घोषणाओं से भरा हुआ है और सारा बोझ गरीबों पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा, प्रतिदिन 500-800 रुपये की मजदूरी करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए खाना पकाने के लिए गैस पूरी तरह महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि रात में घर लौट रहे एक मजदूर के पास चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समृद्धि और सुरक्षा को अलग अलग हासिल नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा कि जब देश समृद्ध और सुरक्षित होता है तभी परिवार की समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब व्यक्ति राष्ट्र के समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो स्वयं भी समृद्ध होते हैं। पीएम मोदी ने असम के बरपेटा में रैली के दौरान भाजपा एनडीए की हैट्रिक का दावा किया। विपक्ष के शाही परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों से समर्थन की अपील की और भरोसा दिलाया कि इससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते समय राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी और भाजपा ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य भाजपा नेताओं ने पार्टी स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उनके समर्पण और राष्ट्र सेवा का सम्मान किया। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत के साथ समाज की सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ सेवा, अथक समर्पण, अच्छे शासन की प्रति उत्साह की सराहना की। पीएम ने याद दिलाया कई दशकों में पार्टी के विकास में अनेक कार्यकर्ताओं को योगदान रहा है, जिन्होंने त्याग के सेवा और दृढ़ संकल्प से भाजपा को मजबूत बनाया। मोदी ने कहा कि पार्टी हमेशा लोगों की भलाई को केंद्र में रखकर काम करती रही है और यह प्रतिबद्धता केंद्र और राज्य स्तर पर दिखती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। मध्यस्थों की ओर से पेश किए गए अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को उसने अत्यधिक मांगों वाला करार दिया। इसके अलावा उसने अमेरिका के पायलट बचाओ अभियान को छल कपट वाला बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के लिए निर्धारित समय सीमा खत्म होने वाली है। इस बीच ट्रंप ने एक और अल्टीमेटम जारी कर दिया है।
अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने रविवार को सूत्रों को हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह संभावित 45 दिवसीय युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा कर रहा है, जिससे युद्ध का अस्थायी अंत हो सकता है। पश्चिमी एशिया खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी नौसेना ने ऐलान किया है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य में हुए परिवर्तन अब बदले नहीं जा सकेंगे। ईरानी नौसेना ने कहा कि खास तौर से अमेरिका और इजरायल जैसे देशों के लिए यह अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना ने हालिया विकास क्षेत्रीय को रेखांकित किया, जिससे एक नई वास्तविकता स्थापित हुई। इस नई हकीकत के तहत वाशिंगटन के नेतृत्व वाली बाहरी शक्तियां अब ईरान के तत्काल समुद्री वातावरण में अपनी शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती, अनियंत्रित प्रभाव नहीं डाल सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तरफ से हुर्मुज न खोले जाने से बेहद गुस्से में हैं, जो उनके शब्दों में साफ झलक रहा है। उन्होंने पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर इस पर मुहर लगाते हुए मंगलवार को दिन घोषित किया। अब ट्रंप ने ईरान पर हमले का समय भी तय कर दिया है। उनके अनुसार समझौता न होने पर मंगलवार रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार बुधवार सवेरे 5:30 बजे ईरान पर हमला किया जाएगा। एक तरफ पश्चिमी एशिया में एक महीने से ज़्यादा समय से जारी संघर्ष ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। दूसरी ओर लगातार रूप से ट्रंप की बयानबाजी और बड़े दावों ने इन चिंताओं को सातवां आसमान पर पहुंचा दिया है। ऐसे समझिए कि पहले ईरान को मंगलवार तक अल्टीमेटम दिया और अब ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने को लेकर भी दावा कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जारी सैन्य अभियान ऑपरेशन गजब लिक हक में करीब 800 आतंकियों को मारने का दावा किया है। इस कार्रवाई में तालिबान के सैकड़ों ठिकाने, टैंक और ड्रोन भी नष्ट किए गए हैं। पाकिस्तान ने साफ किया है कि वह आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर चाहता है और इस मुद्दे पर चीन में बातचीत भी चल रही है। नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता डोल प्रसाद आयार संसद के नए स्पीकर चुने गए हैं। राजधानी प्रतिनिधि सभा के बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुंबई इंडियंस और राजस्थान के बीच मंगलवार को गुवाहाटी में IPL 2026 का मुकाबला खेला जाना है। इससे पहले मुंबई के बल्लेबाज रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मुंबई इंडियंस का IPL 2026 में मंगलवार का सामना राजस्थान रॉयल्स से होना है। इससे पहले रोहित और तिलक ने कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रोहित और तिलक जब मंदिर पहुंचे तो वहां भक्तों की काफ़ी भीड़ मौजूद थी।